जिस खेल को बीजेपी मॉनसून सत्र में जीतने की तैयारी कर रही थी, क्या वो खेल शुरू होने से पहले ही उल्टा पड़ गया? क्या बंगाल में 3 सांसदों के इस्तीफे ने बीजेपी की पूरी रणनीति को बड़ा झटका दे दिया है? क्या ममता बनर्जी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया कि अब बागी सांसद भी फंस गए हैं और बीजेपी भी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ममता ही अभी भी असली टीएमसी हैं, तो फिर राज्यसभा उपचुनाव में वोट किसे मिलेगा? दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट, आज की ये खबर सिर्फ बंगाल की राजनीति की नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता के गणित, राज्यसभा की लड़ाई और 2026 और 27 की बड़ी रणनीति से जुड़ी हुई है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दोस्तों, सबसे पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई। इन इस्तीफों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हुई कि ये सांसद बीजेपी के करीब जा रहे हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी इन्हें दोबारा राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन यही से कहीं कहानी में जो है सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। बीजेपी ने संकेत दिए कि इस्तीफा देने वाले इन नेताओं को राज्यसभा का टिकट देने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है। यानी जिन नेताओं ने सोचा था कि इस्तीफा देकर नई पारी की शुरुआत करेंगे, नई पारी शुरू करेंगे, वो अब बीच रास्ते में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अब ना तो वो इधर के रहे और ना उधर के। एक तरफ टीएमसी से दूरी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट की गारंटी नहीं। राजनीति की भाषा में कहे तो ना घर के ना घाट के। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी इतनी सतर्क क्यों है? दोस्तों, इसकी वजह सिर्फ बंगाल नहीं है, असली वजह है संसद का गणित। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बड़े विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत संख्या जुटाने की लगातार कोशिश कर रही है। यह आप भी जानते हैं। लोकसभा में सहयोगियों के साथ सरकार है, लेकिन 2/3 बहुमत जैसी स्थिति हर मुद्दे पर आसान नहीं। राज्यसभा में तो चुनौती और बड़ी है। यानी बीजेपी चाहती है कि संख्या का खेल उसके पक्ष में जाए, लेकिन हर सीट अब बेहद कीमती हो चुकी है, बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है और ऐसे समय में बंगाल का ये घटनाक्रम उसके लिए अवसर भी था और जोखिम भी। अगर बागी नेताओं को तुरंत टिकट दे दिया जाता तो साफ संदेश जाता कि पार्टी टूटने को प्रोत्साहन दे रही है, और अगर टिकट नहीं देती तो बागी नाराज हो सकते थे। यानी भारतीय जनता पार्टी भी बेहद सावधानी से फूक फूक कर कदम रख रही है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने एक विस्तृत जवाब दाखिल किया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें संविधानिक और साथ ही साथ कानूनी आधारों पर यह दलील दी गई है कि असली टीएमसी गुट वही है जिसका नेतृत्व ममता कर रही है। जानी कि असली टीएमसी गुट ममता वाला गुट ही है। इस खबर को देखिए, हेडलाइन देखिए, दीदी ने कौन सा 14 पन्नों का चलाया ब्रह्मास्त्र, चुनाव आयोग ने मान ली टीएमसी की सारी दलीलें तो बर्बाद हो जाएंगे ऋतुव्रत बनर्जी गुट के सभी बागी विधायक। अब आपको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट दिखाती हूँ। इस खबर को देखिए, बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो देश बहुत ध्यान से देख समझ रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी टूट ने ममता की तो कमर तोड़ दी है, लेकिन पार्टी के दावे की लड़ाई और पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले में वो अपने हक की लड़ाई जमकर लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची असली और नकली की लड़ाई, असली और नकली की जंग एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है, तो दीदी ने इस लड़ाई में एक ऐसा कानूनी पेच फंसा डाला, एक ऐसा कानूनी दाव चला है जिसे राजनीतिक पंडित ब्रह्मास्त्र मान रहे हैं। ममता गुट ने चुनाव आयोग को 14 पन्नों का एक लंबा चौड़ा अपना पक्ष सौंपा है, जिसमें बागी गुट के तमाम दावों को न सिर्फ बेबुनियाद बताया गया है, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक भविष्य पर गंभीर संकट खड़े कर दिए गए हैं। सबसे पहले जानने की 14 पन्नों की कहानी आखिर है क्या? असल में ममता बनर्जी का गुट खुद को असली टीएमसी साबित करने के लिए हर संभव कोशिश लगातार कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कानूनी और संविधानिक दलीलों का सहारा लिया जा रहा है। यानी कानून के तौर पर और संविधान के तौर पर ममता कह रही है कि हम ही असली है। इसी को लेकर चुनाव आयोग को 14 पन्नों में अपने उन तमाम दावों को लिखा है कि कैसे हम ही असली टीएमसी के वारिस हैं, जिसमें
कई मुख्य बातों का जिक्र भी किया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बेहद तीखा और तार्किक सवाल भी किया है, यानी तर्क के साथ उन्होंने सवाल किया और तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर बागी गुट को लगता है कि 2025 में टीएमसी का अस्तित्व खत्म हो गया था, तो उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव उसी पार्टी की सिंबल और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाले फॉर्म यानी कि फॉर्म ए और बी का इस्तेमाल करके और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। तो ये विरोध सभा के उसके अपने सदस्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ममता गुट का कहना है कि अगर वो खुद को असली पार्टी मानते हैं तो उन्हें फौरन अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह हमला बागी गुट के लिए किया गया। यहीं से पूरी जो है बाजी पलटती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अगर सदन में टीएमसी का आधिकारिक नेतृत्व ममता के पास है तो पार्टी का विहिप भी उसी गुट को माना जाएगा, और अगर विहिप जारी होता है तो बागी सांसदों की स्थिति बेहद मुश्किल हो सकती है, और इतनी मुश्किल हो जाएगी कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एग्जाम्पल दिया कि ना तो वो घर के रहे, ना घाट के, ना इधर के रहे, ना उधर के, यानी बागियों की सदस्यता पर भी अब खतरा पूरी तरीके से मंडरा रहा है। यानी जो नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर आस लगाए बैठे थे, उन्हें पहले ये तय करना पड़ेगा कि वो कानूनी और संसदीय रूप से किस पाले में खड़े हैं। यही कारण है कि अब मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बचा दोस्तों, अब ये मामला प्राथमिक और संवैधानिक भी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल राज्यसभा की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या होगा, ये भी बना हुआ है। अब दोस्तों, अगर ममता गुट आधिकारिक टीएमसी माना जाता है, ममता गुट तो उसके विधायक पार्टी लाइन पर वोट करेंगे, लेकिन बागी गुट क्या करेगा, ये भी एक सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को उतारेगी, यही वो जगह है जहां पूरा राजनीतिक समीकरण धुंधला दिखाई देता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। बागी नेताओं को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अब ऐसा साफ साफ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि बागी गुट न घर के रहे न घाट के, और अगर बीजेपी अलग चेहरा उतारती है तो बागी गुट की राजनीतिक उपयोगिता पर भी सवाल उठ सकता है। अब बात उस घटनाक्रम की जिसने अटकलों को और तेज कर दिया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह बंगाल पहुंचे। आधिकारिक तौर पर यह दौरा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती से जुड़ा था, लेकिन इस दौरे में एक मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चा में रही। बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी से मुलाकात अमित शाह ने की। अमित शाह ने उनके घर गए, उनसे मुलाकात की। बीजेपी के कई बड़े नेता उनके साथ थे और राजनीतिक गलियारों में तुरंत जो है ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी इस सुपरस्टार को राज्यसभा भेज सकती है। प्रोसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा का बड़ा नाम है। अगर बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों संदेश देना चाहेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ बागी नेताओं पर निर्भर नहीं दिखना चाहती, बल्कि नए चेहरे और बड़े प्रतीक भी तलाश रही है, और इस मुलाकात को उसी से जोड़ा जा रहा है। इस सबके बीच ममता बनर्जी का तेवर भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, उन्हें तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनका बयान, अगर मुझे हराना है तो मुझे मारना होगा, सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं था। ये मैंने आपको भी बताया था कि किस तरीके से वो तेवर दिखा रहे हैं, बल्कि ये बयान राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। बंगाल के कई इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ताओं की सक्रियता फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश भी तेज होती दिख रही है। यानी ममता इस पूरे विवाद को पीड़ित बनाम सत्ता की कहानी में बदलने की कोशिश कर रही है, लगातार एक्टिव मोड में है, अलर्ट मोड में है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से 3 बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, बागी नेताओं की राह उतनी आसान नहीं रही जितनी शुरुआत में बागी लोग समझ रहे थे, बागी समझ रहे थे। दूसरा निष्कर्ष, बीजेपी अभी बहुत सोच समझ कर कदम रख रही है, क्योंकि उसे सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि संसद का बड़ा गणित जो है वो भी देखना है। तीसरा निष्कर्ष और सबसे अहम निष्कर्ष है कि ममता बनर्जी ने असली टीएमसी के सवाल को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना दिया है, और अगर ये हथियार कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर काम कर गया तो बंगाल की लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर सकती है, और बागी गुट ना घर के ना घाट के। अब देखना होगा कि 24 तारीख के उपचुनाव तक कौन सा गुट बढ़त लेता है, बीजेपी, बागी नेता या फिर ममता बनर्जी। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ममता ने सचमुच बीजेपी की रणनीति को रोक दिया? क्या बीजेपी अभी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है? आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रियाएं हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।